नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और साथ में लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने 1 ओहम को भी डिफाइन किया था। इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट में आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो किन फैक्टर्स के ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस बारे में बात करेंगे। साथ में फिर हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कंबाइंड होते हैं, क्या उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले जैसे कल हमने पढ़ा था कि 1 ओम को जब हमने डिफाइन किया था तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये टॉपिक था अपना लास्ट। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब बात आती है कि कोई जो कंडक्टर होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर क्यों करता है। पहले तो उस टॉपिक पे बात करते हैं, फिर हम फैक्टर्स की बात करेंगे। मान लो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई भी जो कंडक्टर होता है दैट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट और the electrons which are present in that conductor they moves randomly in all directions। साथ में मैंने आपको बताया था कि जब हम इस कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। ये बात हुई थी। अब जो टॉपिक है मैं बता रहा हूं व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है कि कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर क्यों करता है। अब सिंपल सी बात याद रखना कि जब इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे मूव करना स्टार्ट करते हैं देन दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ मेटल्स। उन इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से, इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, इन इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शनल स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली कि अगर इन इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो वो उस हिसाब से कंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो दिस वन इज द एक्चुअल कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। इवन यही कारण हीटिंग इफेक्ट का भी होता है कि कुछ डिवाइसेस जो गर्म हो जाते हैं उसके पीछे भी यही लॉजिक होता है। अब हम बात करते हैं किन फैक्टर्स के ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी टॉपिक है द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends। factors on which resistance of a conductor depends। अब बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट। सबसे पहले जिन फैक्टर्स पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसमें एक है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी जितना ज्यादा लॉन्ग कंडक्टर होगा, जितनी ज्यादा लंबी वायर कह सकते हो आप होगी, उतना ही वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मींस कंडक्टर की थिकनेस कितनी है, ये अर्थ होता है एरिया का। और इसमें भी याद रखना कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
मतलब अगर आपके पास कोई थिक वायर है तो वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, अगर वायर की थिकनेस ज्यादा है तो वो ज्यादा थिक है तो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, अगर थिन है तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। इसके अलावा दो और भी पैरामीटर हम ले लेते हैं, एक तो नेचर ऑफ कंडक्टर। अब नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है, मतलब जो कंडक्टर वायर है वो किस मटेरियल की बनी है। उदाहरण के लिए एक अपने पास कॉपर है, एक अपने पास एल्यूमिनियम है, तो जो कॉपर होता है उसका रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम से कम है, तो इस बेस पे भी कंडक्टर की नेचर पे भी डिपेंड करता है जो रेजिस्टेंस है। इसका मतलब कॉपर कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी सेम थिकनेस और सेम लेंथ की जो कॉपर की वायर है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी कंपेयर टू एल्यूमिनियम के या कोई और अगर। इसके अलावा फोर्थ है टेम्परेचर, और इसमें याद रखना कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है दैट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस वैल्यू। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी। तो इन चार फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। पहला हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू है रेजिस्टेंस की। दूसरा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब थिकनेस ऑफ वायर की बात आ गई, अगर वायर थिक है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वायर थिन है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एक हो गया नेचर ऑफ मटेरियल और एक हो गया टेम्परेचर। अब एक और टर्म हम यूज करते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी अब ये जो पहली दो इक्वेशन हम ले रहे थे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमने इक्वेशन 1 ले ली, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमने सेकंड ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड, वी विल गेट R is directly proportional to L and inversely proportional to A, or can be written as R is equal to rho L upon A, where rho RHO is constant of proportionality, constant of proportionality called resistivity। हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है, तो रो क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, रो विल बिकम इक्वल टू R A अपॉन L, यानी R A अपॉन L यानी रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक और बात बताता हूं, मान लो आपके पास एक कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर की लेंथ है 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस दौरान इस की जो रेजिस्टिविटी होगी वो इसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी, ये चीज याद रखना। उस दौरान जो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होगी दैट विल बी इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, यानी यू कैन से, अब डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की क्या बन जाती है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ, या यू कैन से रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर आपके पास कंडक्टर की यूनिट लेंथ दैट इज 1 मीटर जो मैंने शो किया और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उस दौरान उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। उसके बाद रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, अब देखिएगा रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओम है, अब यूनिट की मैं बात बता रहा हूं, ऐसा यूनिट की, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो इस हिसाब से जो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बन जाएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होगा दैट विल बी ओम मीटर।
ये बन जाएगा रेजिस्टिविटी का यूनिट, ओम मीटर। तो ये तो था कि किन फैक्टर्स के ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन की। सुना फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इससे पहले एक और बात बताता हूं आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, और यू कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, कई जगह पे टर्म यूज करेंगे लेकिन मतलब बताता हूं आपको। मान लो अपने पास यहां पर 1 2 3 ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हुए हैं। तरीका समझा रहा हूं। ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हाइपोथेटिकली। तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ये डिटेल में बाद में बताता हूं, तो वो हो जाएगा 6 ओम। वोल्टेज आपको गिवन है, अगर आपने करंट निकालना है तो यू विल सी कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज अपने को गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो इसका मतलब इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं इन 3 रेजिस्टेंसेस की अपेक्षा एक ही 6 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर लगा दूं और वही 12 वोल्ट की बैटरी रहे, तो करंट यहां पर भी सेम रहेगा। अब ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है that can be replaced by a number of resistances so that the current flowing through the circuit remains same, that will be called as equivalent resistance। यानी a single resistance that can replace a number of resistances in a circuit so that the current flowing through the circuit remains same, that resistance is called equivalent resistance। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करके हम सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो सर्किट्स की कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए किया जाता है। ये छोटा सा टर्म याद रखना। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन की। देखिएगा जो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस है इसमें आपके पास बेसिकली 2 प्रकार से रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए मिलेंगे। एक तो रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक सीरीज और पैरेलल दोनों अगर एक ही सर्किट में हो वो भी होता है। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा मैं पहले। अभी जो मैं बात कर रहा था, मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। इन 3 रेजिस्टेंसेस को हमने एक सर्किट के अंदर एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। ये है R1, ये R2, ये रेजिस्टेंस है R3। इनके कॉम्बिनेशन में हमने एक बैटरी लगा रखी है स्पेसिफाइड वोल्टेज की। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, V3 है सॉरी। तो टोटल वोल्टेज जो है V दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 है। पहले तो इसी कॉम्बिनेशन से आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ कब माना जाएगा।
से कि टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, अगर वो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। उस दौरान दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ माना जाएगा अगर इन सभी में से सेम करंट फ्लो कर रहा हो और ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जुड़े हुए हों, जैसे मैंने एंड टू एंड कनेक्शन की बात की, तो उस दौरान ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए माने जाएंगे। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा कि टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर said to be connected in series if they are connected end to end and same current flows through each resistance और यू कैन से रजिस्टर, तब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए माने जाएंगे। अब तरीका समझना, मैं इसी डायग्राम के बेस पे आपको पूरी डिटेल बताता हूं, सुनना। फिर हम ये मान करके चलते हैं कि जो करंट I है दैट इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 and V is the potential difference applied across this combination. If V1 is V1, V2 and V3 are the potential differences across resistance R1, R2 and R3, then total V जो होगा that will be equal to V1 plus V2 plus V3. अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, गौर से सुनना, भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जो V1 है वो किसके बराबर होगा? आपको पता है कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V1 क्या बन जाएगा? IR1। I तो सभी में सेम है। इसी प्रकार V2 क्या बन जाएगा? IR2 और V3 क्या बन जाएगा? IR3। ठीक बन गए। अब V टोटल क्या बन जाएगा? V1 की जगह क्या बन गया? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये कॉम्बिनेशन बन गया। We know कि V इज इक्वल टू I है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो इफ RS का मतलब होता है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन V क्या बन जाएगा? V विल बिकम इक्वल टू IRS, यानी V की जगह पर लिख सकते हैं IRS, ये वैल्यू IRS इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I को कैंसिल कर दो, RS क्या बन गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मींस ये रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ये रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए माने जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कभी भी हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है। तो ये भी चीज याद रखनी है कि यहां पर ये रिलेशन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होता है। तो बल्कि यहां पर एक लाइन आप लिख सकते हैं स्पेशली इस पॉइंट के बेस पे कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ
the effective resistance of series combination, effective resistance of series combination is the sum of all the individual resistances, यानी ये सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के जोड़ के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस जुड़े होंगे तो उस दौरान जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होएगा, लेकिन अपने जितने भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी में से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए तो एक ही स्विच ऑन ऑफ कंडीशन से सारे के सारे अप्लायंसेस वर्क करेंगे। दूसरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो जो करंट को अपोज करेगा, इस वजह से जो लास्ट अप्लायंस होगा उसके पास कम मात्रा में करंट फ्लो कर पाएगा। ये भी एक कारण आपने बताना है। तो इसीलिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको डिटेल दे दी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो सभी के सम के बराबर होता है। अब मैं बात करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जस्ट अ मिनट जी सर प्लीज। बढ़िया सर बढ़िया, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में फोन करना पड़ा मेरे को। हाँ ओके सर। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये वाला टॉपिक है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिएगा पहले तो डायग्राम के बेस पे ही ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। ये तीन रेजिस्टेंसेस हो गए और चलो बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं इनको। ये बैटरी भी बना लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3। बैटरी के दो कॉमन पॉइंट्स हो गए A एंड B, ये। लेकिन इनमें से जब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस R1 में से करंट फ्लो करेगा I1, R2 में से करंट फ्लो करेगा I2, R3 में से करंट फ्लो करेगा I3। अब यहां पर दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जहां पर ये रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है लेकिन करंट डिफरेंट है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये डिफरेंट हो गया, यानी टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर और यू कैन से रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट ऑफ अ बैटरी। यानी बैटरी कह दो आप कि एक कॉमन पॉइंट के साथ सभी के एंड्स जुड़े हुए होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो दोबारा फिर बोल रहा हूं कि टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ one end of each resistor is connected at one common point and other end is connected at other common point। क्लियर? अब जैसे डायग्राम के बेस पे ही आपको बताता हूं, ये बैटरी है वी वोल्टेज की कि लेट V be the applied potential difference across point A and B। let V be the applied potential difference between points A and B। A and B पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने V रिप्रेजेंट कर दिया, मेंटेन कर दिया। द करंट I, लेकिन आगे ये बंटेगा। द करंट I drawn from the cell divides into three parts as I1, I2 and I3। एक पॉइंट से ही बंट गए।
ये बन गया, यानी जो टोटल करंट आई है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। इसको कोई इक्वेशन मान लो, बेशक मान लो ये वाली इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार जो I1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर V कॉमन है, I1 will become equal to V upon R1 for resistance 1, I2 क्या बन जाएगा V upon R2 because V is common। इसी प्रकार I3 क्या बन गया V upon R3। कितनी इक्वेशंस पड़ गई। अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, I1 की जगह पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I क्या बन जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। एंड वी नो I इज इक्वल टू V कॉमन, क्या बन गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये बन गया। इसको कोई और इक्वेशन का नाम दे दो, मान लो सेकंड इक्वेशन बन गई। I किसके बराबर, I इज इक्वल टू V अपॉन RP, RP मींस रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी, I की जगह मैंने क्या पुट करना है, इक्वेशन सेकंड यहां पर क्या बन जाएगी, I की जगह क्या करना है V अपॉन RP, क्या बन गया V अपॉन RP इज इक्वल टू V, साथ में वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये वैल्यू बन गई। अब V से भी कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन RP क्या बन गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये बन जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इस बेस पे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल वैल्यू के सम के इक्वल है। तो इस बेस पे भी आपने ये चीज मेन है जो ये याद रखनी है, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल वैल्यू के सम के बराबर है। तो इट मींस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी जो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे से छोटे रेजिस्टेंस की भी वैल्यू से कम आएगा। जैसे मैं एग्जांपल से बता रहा हूं आपको, चलो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, इसी डायग्राम के बेस पे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। मान लो अपने पास जो R1 है, R1 वो 4 ओम का है, R2 8 ओम का है, R3 12 ओम का है। अब इनका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो दिस मींस 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12, एलसीएम 24, 6 प्लस 8 3 प्लस 2 कितना आ गया 11 अपॉन 24। ये 1 अपॉन RP है तो RP क्या आ गया 24 अपॉन 11, 11 दूनी 22, 2.0 22 बच के 2, 0.0 11 को 11 9 11 88। तो ये रेजिस्टेंस आया है 2.018। इट मींस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट था 4 ओम और ये उससे भी कम आया है 2, यानी 2.01 ओम वैल्यू है। तो इस बेस पे आप कहोगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात।
उसके बाद इस टॉपिक में हमारा, इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक रहता है जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग और एक टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिक पावर। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा।